भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्टन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1599 में आया था। फिर समुद्री मार्ग से कौन आया? 1600 में कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन नामक व्यापारी जो जहाज था उस पे आया था, सूरत आया था। 1599 में क्या हुआ था कि लंदन के जो व्यापारी थे उनके जो समूह था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना पूरब के देशों द्वारा व्यापार करने हेतु की। इस जो कंपनी की स्थापना हुई थी पूर्वी जो देश थे उनके साथ में व्यापार करने के लिए हुई थी। लंदन में कुछ व्यापारियों ने की थी 1599 में। फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया। इन्होंने शाही फरमान, तो इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। शाही फरमान से जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने इनको क्या किया था, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ने क्या किया, 1608 में सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोली थी, व्यापारिक कोठी। और जेम्स प्रथम ने एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 में पत्र भारत भेजा। जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 में भारत भेजा। 1608 में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस भारत आया। कैप्टन हॉकिंस जो थे 1609 में बादशाह जहांगीर से आगरा में मिले और वहाँ पर क्या हुआ, जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब और एक जागीर और एक खान की उपाधि दी। जहांगीर ने हॉकिंस को क्या क्या दिया? 400 का मनसब, एक जागीर और खान की उपाधि दी। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। अब कैप्टन हॉकिंस जो था तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। कौन कौन सी भाषा आती थी? तुर्की और फारसी। हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में एक अंग्रेजी कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली थी, परंतु क्या हुआ, मुगल दरबार में जो पुर्तगाली प्रतिद्वंदी थे, सौदागर जो थे, उनके कारण अनुबंध उनकी जो थी रद्द कर दी गई। 1609 में ये बात हुई थी। 1609 में इनको मिल गया था कंपनी खोलने की अनुमति, पर जो पुर्तगाली जो थे उन्होंने रद्द करवा दी। फिर क्या हुआ, 1611 में हॉकिंस इंग्लैंड लौट आया। हॉकिंस कहाँ चला गया? इंग्लैंड। फिर 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से एक कोठी खोलने की अनुमति दी। जहांगीर ने 1613 में अनुमति दे दी सूरत में एक स्थायी रूप से कोठी खोलने की। फिर हॉकिंस वापस जाने के बाद 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। जेम्स प्रथम ने किसको भेजा? आपकी सर टॉमस रो को मुगल दरबार में। तो 10 जनवरी 1616 में टॉमस रो जो थे जहांगीर से अजमेर में मिला। जहांगीर से कहाँ मिला? अजमेर में। फिर सर टॉमस रो जो थे 3 वर्ष तक राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में रहा। राजदूत के रूप में कहाँ कहाँ? अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में। फरवरी 1619 में टॉमस रो इंग्लैंड वापस चला गया। फरवरी 1619 में सर टॉमस जो था इंग्लैंड चला गया, वापस चला गया। फिर 1623 में क्या हुआ, 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर, इन सभी जगह पे अपनी कोठियाँ स्थापित कर ली थी। कहाँ से शुरू किया इन लोगों ने? सूरत से शुरू की और कहाँ तक इन्होंने अपनी कोठी जो थी बना ली थी? 1623 में। 1623 में इन्होंने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, अजमेर हर जगह कोठियाँ बना ली थी। फिर क्या हुआ, 1639 में अंग्रेजों ने स्थानीय राजा जो थे मद्रास लीज पर ले लिया। जो 1639 में अंग्रेजों ने क्या किया था, स्थानीय राजा से मद्रास को क्या था, लीज पर ले लिया था। फिर मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया।
अंग्रेजों ने कहा कि आधा सीमा शुल्क देंगे और लीज पर ले लिया। फिर 1640 में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। अब क्या किया इन्होंने, मद्रास भी छीन लिया। पहले क्या था, लीज पर लिया था, मद्रास छीन लिया 1640 में। जो अंग्रेजों ने विजयनगर के शासकों के जो प्रतिनिधि थे चंद्रगिरी से मद्रास छीन लिया। अब यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया और इन्होंने कौन सा किला बना दिया, सेंट जॉर्ज किला, जिसके भीतर कारखाने खोले गए, जिसके भीतर 1651 में बंगाल में व्यापार विस्तार करने के उद्देश्य से ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में भी एक कोठी खोली इन्होंने, हुगली में भी। फिर हुगली के बाद में कासिम बाजार, पटना, राजमहल में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित कर ली। कहाँ से, हुगली के बाद में कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेजी फैक्ट्रियाँ जो थी स्थापित कर ली गई। 1652 और 54 में इस दौरान क्या किया, अंग्रेज जो थे डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नजदीक आ गए। डच से इनकी क्या हुई, शत्रुता थी, तो ये पश्चिमी तट जो था भारत का पश्चिमी तट, वहां पर ये पुर्तगालियों के नजदीक आ गए। और 1661 में ही ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय जो थे पुर्तगाल की राजकुमारी जो कैथरीन से उनसे विवाह कर लिया था, जिसमें दहेज स्वरूप उन्हें बम्बई टापू मिल गया था। और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में क्या किया, बम्बई टापू को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने किसको, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। फिर क्या हुआ, 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया। सूरत से ये लोग कहाँ, बम्बई लेके आ गए मुख्यालय ईस्ट इंडिया कंपनी का। और धीरे धीरे सर जॉर्ज ऑप्शन डेन जो थे 1662 से 1669, तो जेराल्ड अंगियर 1669 से 77 और सर जॉन चाइल्ड 1600 से 82 से 90 के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। क्या हुआ कि मुख्यालय बम्बई लेके आए और धीरे धीरे सर जॉर्ज ऑप्शन डेन, जेराल्ड आगियर और सर जॉन चाइल्ड के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी समृद्धि की तरफ बढ़ने लगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में सम्राट अकबर 1600 के टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुई थी, तो अकबर का शासन था। अंग्रेजों के हारमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों ने 1604 ईस्वी में जीता था। अंग्रेजों ने हारमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से 1604 ईस्वी में जीत लिया था। और अंग्रेजों को 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान दिया, जिसके मुताबिक 500 पगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अब इन्हें गोलकुंडा जो सुल्तान थे, इन्होंने काफी सुनहरा फरमान दे दिया इनको। 500 पगोडा सालाना देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के जो बंदरगाह है वहां पर व्यापार कर सकते हैं। इन्हें ऐसी अनुमति मिल गई, किससे, गोलकुंडा के जो सुल्तान थे इन्होंने दी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था, 1715 में कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन शरमान की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा और शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन एक शल्य चिकित्सक थे, जिन्होंने फर्रुखसियार को एक भयंकर रोग से स्वस्थ किया था। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया भारत में, और पूर्वी भारत में कंपनी का प्रभाव बढ़ता प्रभाव पूर्वी भारत में भी बढ़ने लगा। जैसे कि 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित कर लिए इन्होंने, उड़ीसा के बालासोर में, और 1651 में इन्होंने बंगाल के हुगली कारखाने स्थापित कर लिए। अब बिहार में पटना और बंगाल में ढाका, कासिम बाजार में भी कई कारखाने खुले। और 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए।
क्या आ गया, 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए और पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और सोरा देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें क्या होता था, चुंगी या सीमा शुल्क देना पड़ता था। और कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का भी प्रयत्न किया। कैसे, जैसे इन्होंने 1651 और 1656 और 1672 में प्राप्त फरमानों से इन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिल गई। मतलब सीमा शुल्क और जो चुंगी पड़ती थी उस इन बाधाओं से इन्हें इन जो फरमान जारी हुए इन बाधाओं से उन्हें मुक्ति मिल गई। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी और 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया था। कब लगाया था जजिया कर? 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया था और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी। जजिया कर के बाद में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति मिल गई कंपनी को। फिर कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत हुई। कलकत्ता में देखते हैं कैसे व्यापार की शुरुआत हुई। 1690 में बंगाल के नवाब जो थे इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया और 1691 ईस्वी के फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजी कंपनी को दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सूतानती में एक कारखाना स्थापित कर लिया और किलाबंद कर दिया और 1696 में जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दी और 1698 में 1200 रुपये में कंपनी ने जमींदार अर्थात राजस्व वसूल कर अधिकार खरीद लिया और सूतानती जो थे गोविंदपुर और कलकत्ता गांव की जमींदारी मिल गई। फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर ही 3 प्रमुख जो बंदरगाह थे, कौन कौन, बंबई, मद्रास और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 17वीं शताब्दी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। जो 17वीं शताब्दी के मध्य तब तक क्या हो, डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका यहाँ से सफाया हो गया और वो फिनिश हो गई और 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए। किसके अधिकार में आ गए? 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने जो प्रेसिडेंट परिषद के अधिकार में आ गए और जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंदी बस्ती में था। कोलकाता नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। कलिकत्ता नाम का अंग्रेजीकरण करके उसका क्या कर दिया गया? कलकत्ता कर दिया गया। बस्ती का तेजी से विकास हुआ। बस्ती का क्या हुआ? तेजी से विकास हुआ। बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे हुई देखते हैं। बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना, बंगाल के जो सूबेदार थे शाह शुजा 1651 ईस्वी में एक फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। हर कोई विशेषाधिकार दे रहा था फरमान जारी करके व्यापार करने के लिए और फिर वो क्या करते थे, अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे। ये उनका था ये। फिर 1668 में अंग्रेजों और औरंगजेब की भिड़ंत हुई। अंग्रेजों और औरंगजेब की हुगली में अंग्रेजों द्वारा लूट, लड़ाई में अंग्रेजों की हार हो गई थी और अंग्रेजों को हुगली छोड़ना पड़ा। औरंगजेब ने अंग्रेजों से कितना 1,50,000 रुपये हर्जाना लेकर पुनः व्यापार की छूट प्रदान कर दी। फिर छूट दे दी उनको। फिर 1698 ईस्वी में बंगाल के जो सूबेदार थे अजीम उल शान ने सूतानती कोलकाता का जो गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। अजीम उल शान ने क्या किया, सूतानती कोलकाता और गोविंदपुर की जो जमींदारी थी अंग्रेजों को सौंप दी और जॉब चार नाक ने सूतानती कोलकाता एवं गोविंदपुर को मिलाकर एक नए नगर कलकत्ता की स्थापना की। जॉब चार नाक ने सूतानती कोलकाता और गोविंदपुर को मिलाकर एक नया नगर कलकत्ता की स्थापना कर दी। फिर क्या हुआ, 1700 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम किले की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम किला की और इसका गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया। फारूक सियार का फरमान और कंपनी व्यापार का विस्तार देखते हैं। फारूक सियार का
फारुखसियार का जो क्या था फरमान, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त किए और 1717 ईस्वी में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फारुखसियार से फरमान पाने में सफल रहा, जिसे 1691 के फरमान के अंदर सुविधाएं जैसे कि गुजरात और दक्कन में बढ़ा दी गई और 1717 में मुगल बादशाह फारुखसियार ने क्या किया, एक शाही फरमान जारी करके कंपनी के विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। कंपनी को काफ़ी ज़्यादा विशेषाधिकार दे दिए फारुखसियार ने। फिर क्या हुआ, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलकाता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्राप्त किए गए। ऐसे उनको फरमान मिलते गए और वो अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित करते गए। ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसको कंटिन्यू करूँगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए।